Good morning to all of you. This is Ashish Kumar. I welcome you all to our platform Success with Master Ji. Today we are going to discuss a topic about the paper 2 of the home science, that is Introduction to Food. So let's start. Introduction to food. How many of you are aware about the term food? Okay, let me define you. According to the Food and Agriculture Organization, food may be defined as substances that can be in the raw form, that can be unprocessed, that means raw form, semi-processed, and processed. So जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक फूड की एक डेफिनेशन दी है. उनके अकॉर्डिंग जो फूड होता है वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि अनप्रोसेस्ड रा फॉर्म में हो सकता है, जैसे हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं या फिर सीरियल्स होते हैं या फिर हनी होता है, वो रा फॉर्म में होते हैं. अनदर वन इज सेमी प्रोसेस्ड, जैसे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करते हैं, चॉप करते हैं या फिर उसको ट्रिम करते हैं, वो उसका सेमी प्रोसेसिंग हो गया. मतलब उस पर कुछ ना कुछ यूनिट ऑपरेशंस हमने लगाए हैं, इसलिए वो सेमी प्रोसेस्ड हो गया. उसके बाद प्रोसेस्ड फूड, लाइक जैसे हमारे पास पोटैटो होता है, पोटैटो से हम पोटैटो चिप्स बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ यूनिट ऑपरेशंस होते हैं. जैसे हमने पोटैटो को लिया, पोटैटो को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद उसकी ग्रेडिंग की, फिर उसके बाद उसकी सॉर्टिंग की, फिर उसके बाद उसकी वॉशिंग की, क्लीनिंग की, फिर उसके बाद उसका मतलब ट्रिम करके, चॉप करके, फिर उसको ड्राई करके या फिर उसको ऑयल में फ्राई करके उसे चिप्स रेडी किए जाते हैं. तो ये हो गया प्रोसेस्ड फॉर्म. जैसे हमारे पास एप्पल होता है, एप्पल से हम जैम्स बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एप्पल हमारा रॉ फॉर्म में होता है, फिर उसमें हम यूनिट ऑपरेशंस लगा के उसको एक प्रोसेस्ड फॉर्म में, जिसको हम मार्केट में भी अवेलेबल करा सकते हैं. और जो सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो मतलब हम फूड में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन फूड, इन फूड्स, लाइक हमारे ड्रग्स हो गए,
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, टोबैको हो गया, और कुछ दूसरे मिनरल्स, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हो गए जो जिनको हम फूड में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ऑलराइट, सो अब आती है बात फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड को हमने डिफाइन कर लिया। किसी चीज़ को साइंस कब बोलते हैं? जब उसका हम यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, उसको जनरलाइज किया जा सके, मतलब उससे फैक्ट्स इकट्ठा किए जा सके और उसमें कुछ टूल्स या फिर टेक्नोलॉजी यूज की जाती हो। जो साइंस में हम जो फूड साइंस और टेक्नोलॉजी, उसमें साइंस में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे उसका केमिकल, उसके केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब जो फूड है वो किस किस चीज़ से बना है। जैसे केमिकल कंपोजिशन में हम उसका मॉइस्चर कंटेंट है या फिर केमिकल एनालिसिस करते हैं, वो सारा केमिकल पोर्शन में आ जाएगा। और फिर उसका फिजिकल, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, मतलब उसका शेप, साइज, कलर, और फिर उसका बायोलॉजिकल, मतलब उसमें माइक्रोब्स या फिर एंजाइम्स, उसकी बायोलॉजी को समझते हैं। और टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम कोई टेक्निक या फिर टूल्स, टेक्निक्स या फिर यूनिट ऑपरेशंस लगाते हैं। ये हमारा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है कि फूड हमारे लिए क्यों जरूरी है। फूड हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? अगर हम हमारे पास फूड नहीं होगा तो हम हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जो हमारी मतलब शरीर को एनर्जी चाहिए, तो हम हमारे काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अगर फूड हमने कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारी जो बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला हो गया फूड प्रोवाइड्स एनर्जी to perform metabolic activities। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो सकती है? जैसे डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, एंड सो ऑन। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो मतलब फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे हम अपने बॉडी में एक्टिविटीज कर सके। दूसरा फूड का एक रीजन होता है, फूड एक्ट्स एज ए सिंबल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जैसे हमारे घर में कोई भी मतलब गेस्ट आ जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि
हम अपने गेस्ट की मतलब अच्छे से अच्छे सर्व करें, उसको अच्छे से अच्छा फूड सर्व करें, जिससे मतलब क्या हो, हमारा जो एक बॉन्डिंग है, जो हमारी रिलेशनशिप है, वो अच्छे से मेंटेन रहे। इसलिए हम एक ये हॉस्पिटैलिटी का सिंबल भी होता है। और थर्ड होता है कि फूड एक्ट्स एज ए सिंबल ऑफ मैनकाइंड, कि जैसे कोई भी मतलब अच्छा कार्य करता है तो मतलब उसकी जिसकी ग्रोथ होती है, तो वो क्या करता है कि मैनकाइंड के लिए फूड, जो नीडी पीपल्स होते हैं या जो पुअर पीपल्स होते हैं, उनमें फूड टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे उसको क्या एक इंटरनल हैप्पीनेस या मतलब उसको जो खुद की खुशी के लिए वो मानवता के लिए भी काम करता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गए कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये हॉस्पिटैलिटी के लिए मतलब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है, या फिर एक सिंबल मेंटेन करने के लिए, या फिर एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी फूड का हम यूज़ करते हैं। और फिर हो गया कि मतलब मैनकाइंड को भी शो करने के लिए फूड का यूज़ किया जाता है। सो फूड components of food. कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोलो या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड बोलो। फूड दो टाइप से मिलके बना होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन, जो हमें एक पोषण तत्व प्रोवाइड करते हैं, वो हो गए न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि जो हमें एक लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। लार्ज अमाउंट या फिर लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी को जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें आ गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा, जो हमारी बॉडी में मतलब जिसकी ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है ना हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उसमें आ गया कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं वो आते हैं जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जिनका बेसिक फॉर्मूला होता है C6H12 फिर O6। ये मतलब उसको एक बेसिक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा आ गया फिर कार्बोहाइड्रेट्स के मतलब ये हो गया हमारे मोनोसैकेराइड्स, फिर आगे पॉलीसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सिंगल यूनिट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो 2 to 10 शुगर यूनिट्स से मिलके बने होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स के जो एग्जांपल है वो आ गया, जैसे हमारा माल्टोज है,
ये हमारे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, इसके बाद माल्टोज के बाद लैक्टोज है, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये हमारे ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में हमारा माल्टोज आ गया और लैक्टोज आ गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड्स। जो 100 या फिर 1000 यूनिट, थाउजेंड्स यूनिट से मिलके बने होते हैं। इसमें आगे हमारे स्टार्च, फिर फर्दर मिलके बना होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में अल्फा 1,4 लिंकेज होती है और अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,6 लिंकेज होती है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन। और इसके बारे में फर्दर एक अच्छे से डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, उसका क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स, यूजेज, वो सारा हम अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में उसके एक डीप स्टडी के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद आते हैं हमारे रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी, या फिर रोल, या फिर इसको बोल सकते हैं यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला यूज हो गया कार्बोहाइड्रेट, हमें जो हमारा 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट provide us 4 kilocalorie of energy। ठीक है, दूसरा हमारा जो इसका फंक्शन हो गया, शुगर्स आर क्लास 1 preservatives। सो इस टर्म में, इस स्टेटमेंट में 2 टर्म आ गई, क्लास 1 और प्रिजर्वेटिव्स। सो जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, एक क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, एक क्लास 2 प्रिजर्वेटिव। जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें हमारे जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे शुगर, साल्ट, ऑयल, विनेगर, या फिर हमारा मतलब स्पाइसेस, जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, वो सारे जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो सारे क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स में होते हैं। जो शुगर हमारी बॉडी में एज ए प्रिजर्वेटिव कैसे एक्ट करता है, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ प्रिजर्वेटिव्स होते क्या होते हैं।
प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हम किसी भी फूड सब्सटेंस में डालते हैं, वो हमारे फूड को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व मतलब उसका सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं, और जो जो उसकी अवेलेबिलिटी होती है प्रिजर्वेटिव को ऐड करके, मतलब मान लो कोई एक सब्सटेंस है, मान लो मेरा जैम है, जैम में मैंने क्या किया कि एक शुगर एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है, तो उससे क्या होता है ना, जो हमारा जैम होता है, जैम में जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर कंटेंट के साथ शुगर एक्ट करता है। जो ज़्यादा मॉइस्चर होता है, फ्री मॉइस्चर होता है, उसके साथ शुगर बाउंड करके, और जो फ्री वाटर होता है उसको माइक्रोब्स के लिए जो अवेलेबिलिटी होती है ना, फ्री वाटर that is available for the growth of माइक्रोब्स, मतलब जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए जो फ्री वाटर होता है वो उसके साथ बाउंड करके, और जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देता है। इससे क्या होता है, जो हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होती है वो मार्केट में इंक्रीज हो जाती है, और एक जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया प्रिजर्वेटिव और क्लास 1। ठीक है, तीसरा जो फंक्शन हो गया वो हो गया शुगर का it helps in the oxidation of fats। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, मतलब या तो हम उसको साथ के साथ कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर हमें मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि उसको एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हो जाती है। ग्लाइकोजन। ठीक है, और प्रिजर्वेटिव ये ऑक्सीडेशन क्या होता है कि मतलब जब हम कोई भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद हमें जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलना शुरू हो जाते हैं, और ये जो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ जो फैट होता है ना, उसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन हो गया। और उसके बाद जो यूजेस होते हैं, ये एक हमें मतलब डीएनए ये या फिर आरएनए, उसमें हमारी एक राइबोज शुगर होती है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स का यूज होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें जो हमारी राइबोज शुगर होती है वो एक एक्ट करती है। ठीक है, वो हमारे डीएनए और आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर जो हमारे ग्रुप के जो लिंक्स हैं, टेलीग्राम लिंक्स या फिर व्हाट्सएप लिंक, आप हमारे डाउट उसमें भेज सकते हैं। जो फूड है ना, फूड ये नहीं कि अभी से हमारा फूड शुरू हुआ है 100 साल से या 1000 साल से, जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई है, जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई है,
तो उसमें हमारे फूड के जो सब्सटेंसेस थे, जैसे वीट, बार्ले, लेंटिल्स, पी, सिसेम, जिसको तिल बोलते हैं, मस्टर्ड सीड्स, मतलब इनके जो एविडेंसेस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मिले हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते जो हमारा फूड है या फिर जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो अभी से स्टार्ट हुआ है, कि पहले राजा महाराजा क्या करते थे, फूड और फूड प्रोडक्ट्स के लिए लड़ाइयाँ होती थी राजा महाराजाओं में, या मतलब वो जो उस टाइम पे जो ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होते थे वो आपस में क्या करते थे, फूड अपनी जो उसकी उनकी जो प्रजा होती थी उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपस में लड़ाइयाँ करते थे। तो जो शक्तिशाली राजा होता था वो मतलब जो कमज़ोर उस टाइम पे होता था उससे मतलब फाइट करके और जो उसका मतलब जो एरिया था उसको अपने अंदर ले लेता था, जिससे उसके क्या ना जो ज़्यादा काम करने वाले हो जाएंगे और उसकी जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाएगी और जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, ये पहले से ही जो हमारे फूड के वो हैं एविडेंस हैं वो पहले से ही मिलते आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया प्रोटीन्स। आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट, फूड की डेफिनेशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आसानी से समझ में आ गई होगी। प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स हमारे अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होती हैं। प्रोटीन्स क्या करता है हमारी बॉडी में? जितने भी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल या फिर ग्रोथ के लिए हार्मोनल जो बॉडी एक्टिविटीज होती हैं बॉडी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हमारे जो बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारा मसल स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं या फिर जो भी हमारे बॉडी के बोन्स हैं या फिर टीथ है, उसमें जो हमारा प्रोटीन्स होता है ना वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद जो हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मतलब रेस्पिरेशन है या फिर सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, मतलब उसमें भी प्रोटीन एक इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। जो प्रोटीन होता है ना, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड अस 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं, जो हार्मोन्स का सिक्रीशंस होता है, विदाउट प्रोटीन इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन का मेन एक डेफिनेशन और उसके जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में ये बताया है।
अब कुछ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं। एसेंशियल क्या होता है कि जो जिनको हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन हमारी बॉडी, आवर बॉडी इज नॉट कैपेबल ऑफ टू सिंथेसाइज। सो ये हमें क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स से सोर्स, डाइट या फिर सप्लीमेंटेशन से लेके हमारी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है एसेंशियल प्रोटीन्स की, वो हमें रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। और जो नॉन एसेंशियल होते हैं कि वो हमें चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। जो फूड है, फूड से हम जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, फूड से उनकी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। ठीक है, ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड प्रोटीन्स के बारे में बता दिया है। इनके बारे में एक डीप स्टडी के लिए फर्दर अपकमिंग क्लासेस में मतलब अलग से एक सेशन ले लिया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे अलग से यूनिट है, तो उनको हम फर्दर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैट्स। फैट क्या होता है? फैट होते हैं, दीज आर द these are the glycerides and triesters of fatty acids। ये हमारा ग्लिसरॉल जैसे CH2OH, CHOH और CH2OH, इसके साथ हमारे फैटी एसिड्स कंबाइन करके एक फैट का फॉर्मेशन करते हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जो कार्बोहाइड्रेट था वो हमें 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम, वो हमें कितनी 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड कर रहा था। ऐसे ही प्रोटीन, जो हमारी बॉडी को 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जो फैट्स है या फिर लिपिड्स है, वो हमारी बॉडी को 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है। मतलब ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन्स होते हैं उससे मतलब जस्ट डबल हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन एनर्जी तो प्रोवाइड करता है, ज़्यादा एनर्जी, लेकिन अगर हमारी बॉडी में हम फैट की इंटेक को अगर इंक्रीज कर देंगे तो जो हमारी एडिपोज टिश्यूज होते हैं, क्योंकि फैट को यूटिलाइज करने में टाइम लगता है, फैट को बर्न करने में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए फैट को इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए जो हमारे एडिपोज टिश्यू में वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, ओबेसिटी, या फिर हमारी बॉडी में मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं
स्लो डाउन हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए हमें जो हमारी जो बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है ना कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट्स की, मिनरल्स की, वो हमें एक बैलेंस डाइट की तरह ही लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, डाइटरी फाइबर्स, एक जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ले। अगर हम कोई भी, जैसे मान लो आप लोगों को मैं डेली चावल खाने के लिए बोलूं, क्या आप डेली चावल खा पाएंगे? चलो ठीक है, आप 1 दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, 10 दिन खा लेंगे, लेकिन हमारी बॉडी को जो कार्बोहाइड्रेट, अगर हम चावल खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। और दूसरे जो वो है कंपोनेंट्स है फूड के, जैसे प्रोटीन्स है या फिर लिपिड्स है या फिर मिनरल्स है या विटामिन्स है, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अगर हमारी बॉडी में दूसरे सब्सटेंसेस की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगी। जैसे विटामिन्स है, विटामिन्स से बहुत सारी, जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाती है, विटामिन डी से ऑस्टोमेलेसिया, फिर ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारे अलग अलग, जैसे विटामिन के की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमें जो हमारा ब्लड क्लॉट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारी ब्लड क्लॉटिंग टाइम अगर कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में एक्सेस जो हमारा जो ब्लड है वो लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमें जो हमारे फूड कंपोनेंट्स है, जो हमारी फूड की जो रिक्वायरमेंट है, वो उसको हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसे अगर हम अपनी डाइट में अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे तो हमें मिनरल्स और विटामिन्स नहीं मिल पाएंगे, और अगर मिनरल्स और विटामिन्स नहीं मिल पाएंगे जिनकी वजह से हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगी, तो वो हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको इफेक्ट करती हैं। इसलिए हमें बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। और हमारी डाइट में डाइटरी फाइबर तो हमें लेना ही चाहिए। डाइटरी फाइबर क्या होता है कि हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस होती है ना उसको अच्छा बना देते हैं। डाइटरी फाइबर्स हमारी बॉडी में तो डाइजेस्ट होते नहीं है, क्योंकि हमारे पास अमाइलेज या फिर उसको सेलुलेज एंजाइम नहीं, हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं होते हैं जो हमारी डाइटरी फाइबर्स को डाइजेस्ट कर दे। इसलिए वो हमारे स्टूल से ऐसे कैसे आउट हो जाते हैं। इसलिए जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस को अच्छी बनाने के लिए हमें अपनी डाइट में डाइटरी फाइबर्स का इंटेक करना चाहिए। ये हो गया फैट्स के बारे में। अब फैट है, फैट का फर्दर क्लासिफिकेशन देखो। फैट एक होता है फैट, एक होता है ऑयल। इसमें डिफरेंस क्या है? जो फैट्स होते हैं वो मोस्टली एनिमल ओरिजिन होते हैं, एनिमल से हमें फैट्स मिलते हैं। जैसे हमारा बटर हो गया, घी हो गया, और ये एनिमल फैट लार्ड है, टेलो है, ये सारे एनिमल फैट हैं। ये मतलब ये हमें कंज्यूम नहीं करने चाहिए क्योंकि ये हाईली सैचुरेटेड होते हैं। और अनसैचुरेटेड, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में क्या? सैचुरेटेड क्या होते हैं? वो फैटी एसिड्स जिसमें सिंगल कार्बन बॉन्ड होता है। सिंगल कार्बन बॉन्ड होने की वजह से जो हमारी बॉडी है तो उसको कंज्यूम करने में, उसको तोड़ने में, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, वो हमारी बॉडी में अगर हम उसको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इसलिए हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को लिमिट अमाउंट में ही करना चाहिए। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, और दूसरा इसमें ये हमारे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं कि क्या वो ऐसे लिपिड्स होते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है और जो हमारी बॉडी में जो हमारी आर्टरीज हैं उसको कोगुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे
जो बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, सर्कुलेशन की जो प्रोसेस है वो डाउन हो जाती है। इसलिए हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को मिनिमम अमाउंट में ही लेना चाहिए, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। हमें ज़्यादा एनिमल ओरिजिनेटेड फैटी एसिड्स नहीं लेने चाहिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है कि वो ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है कि मतलब हमारी बॉडी में उसको मतलब वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और हमारी बॉडी उसको इजीली अच्छे जो फैटी एसिड्स होते हैं जैसे ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ये हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। ये हमारी बॉडी नहीं बनाती है, इसको हमें फर्दर सप्लीमेंटेशन से ही अपनी जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना पड़ता है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे लिपोप्रोटीन्स होते हैं। इसलिए हमें मोस्टली जो ऑयल्स ही कंज्यूम करने चाहिए, प्लांट ओरिजिनेटेड फैटी एसिड्स। तो हमें ऑयल, जैसे हमें वैरायटी ऑफ ऑयल खाना चाहिए। कभी भी हमें ना मतलब एक टाइप का ऑयल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ऑयल होते हैं उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे लोरिक है, माइरिस्टिक है, पामेटिक है, स्ट्रिक है, ओलिक है, लिनोलिक है, और दूसरे DHA है या फिर दूसरे फैटी एसिड्स है। इसलिए हमें जो ऑयल है उसको बदल बदल के कंज्यूम करना चाहिए, जिससे हमारी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है जो डिफरेंट फैटी एसिड्स की वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, ये मैं ऑयल और फैट के बारे में डिफरेंस है। ये और एनिमल ओरिजिनेटेड होते हैं, ये प्लांट ओरिजिनेटेड। इसके एग्जांपल्स ये बटर है, लार्ड है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल हो गए। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जितने भी ऑयल होते हैं, जैसे लिनसीड ऑयल है या फिर मस्टर्ड ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है या फिर तिल का तेल है, तो हमें उसके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ऑयल और फैट्स को कंज्यूम करना चाहिए। अब आता है कि हमारी बॉडी में ऑयल एंड फैट्स का रोल क्या होता है, रोल या फिर फंक्शन। सबसे पहले तो ये हमारे 1 ग्राम ऑफ फैट ऑब्लिक ऑयल हमें 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है। एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, जो कि A, D, E और K। ठीक है, जो ये विटामिन्स होते हैं A और D और E और K, ये सिर्फ हमारे फैट में ही सोल्यूबल होते हैं। और अगर हमारी बॉडी में अगर फैट की अमाउंट नहीं होगी तो हमारी बॉडी में जो विटामिन्स हैं इनकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इनकी डेफिशिएंसी होने की वजह से हमें मल्टीपल डिसऑर्डर्स, मल्टीपल डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। इसलिए ये हमें एक इनको विटामिन्स में भी हेल्प करता है। तीसरा क्या होता है, फैट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। मतलब हमारी जो बॉडी की जो हीट है या टेम्परेचर है, हेल्प्स इन बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस। ये हमारी बॉडी की जो
जो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है ना 98.3 जो हमारा टेम्परेचर होता है, उसको बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तीसरा फैट क्या होता है, जो हमारी बॉडी की जो डीएनए या फिर आरएनए ने सिंथेसिस में जो हमारी बॉडी में जैसे कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस या फिर बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनको भी परफॉर्म करने में फैट हेल्प करता है। आई होप आपको ये जो सेशन है अच्छा लग रहा होगा। तो आप अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स चैनल्स पर आप हमको भेज सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फैट। उसके बाद आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, जैसे हमारे फूड कंपोनेंट्स, फूड होता है, फूड में जितने भी ऑर्गेनिक जो अमाउंट होती है, ऑर्गेनिक नेचर में होती है, उसको अगर हम बर्न कर दें, ऑल द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड is burnt and the residues left that are inorganic in nature वो हमारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स को एस्टिमेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक हम एस कंटेंट मेथड होता है। एस कंटेंट मेथड में क्या करते हैं, हम एक क्रूसिबल लेके, क्रूसिबल में हमारा फूड सैंपल, मान लो हमने क्रूसिबल का वेट ले लिया, फिर उसके बाद हमने उसमें फूड सैंपल ले लिया, मान लो हमने 5 ग्राम फूड सैंपल ले लिया, और फिर हमने मान लो ये हमारा क्रूसिबल का वेट है x ग्राम। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया कि एक मोफल फर्न उसमें वो आता है जो हॉट प्लेट या नहीं, वो अब हम इसको ना डायरेक्ट हीट में इसको बर्न कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो इसके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं ना वो बर्न हो जाते हैं, वो सारे मतलब जल जाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक रेजिड्यूज होते हैं वो रह जाते हैं। इससे हम क्या करते हैं, एस कंटेंट, और एस कंटेंट के निकालने के बाद जो हमारे मिनरल्स हैं, जैसे हमारे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, और जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, और मिनरल्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है, कैल्शियम हमारी बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, टीथ फॉर्मेशंस में, और जो हमें जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी डिजीज होती है उनसे प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब आता है जो एसेंशियल मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, और माइक्रो का मतलब होता है ट्रेस या फिर स्मॉल।
मैक्रो मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जिसकी बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी, जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं उसकी हमारी बॉडी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, और दूसरे मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी में जिनकी हमें लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। और जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, ये इनकी हमारी बॉडी को कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। इस टाइप में हम मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स को, आयोडीन है, अगर हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट तो होती है, अगर हम इनको मिनरल्स को नहीं लेंगे ना, मैक्रो मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स दोनों को भी नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। इसलिए हमारी बॉडी में अगर जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, जिसका ज़्यादा फंक्शन होता है, जो हमारी बॉडी में ज़्यादा फंक्शन, जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करता है, तो उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और जो हमारी बॉडीज़ को कम इफ़ेक्ट करता है उसकी हमारी बॉडी को कम रिक्वायरमेंट होती है। सो आप हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।